नमस्कार साथियों, मैं रामरतन तारनिया आपका एक बार फिर से IITN कैलिबर में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास साइंस का 3rd चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आखिर क्या होते हैं एटम, क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स, आज हम इस बारे में स्टडी करते हैं। चलिए चलते हैं। तो भाई साहब, एटम क्या होता है, इसकी रिसर्च के चलते सबसे पहले डाल्टन ने इसकी सर्च की, इस पर रिसर्च की, उसने एक थ्योरी दी। उसके हिसाब से एटम क्या है उस पर बात करते हैं। उसने क्या कहा कि ये जो हर मैटर होता है, मैटर अब हम सब जानते हैं क्या होता है। उसने क्या कहा कि ये जो हर मैटर होता है ये तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ इसके पार्टिकल्स को। जो सबसे छोटा पार्टिकल है ना, सबसे छोटा, उसको इसने कहा एटम। तो इस हिसाब से इसने क्या कहा कि लास्ट, जैसे कि एक मैंने आपको एक बड़ी लकड़ी दे दी, आपने उसको छोटे 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 तोड़ते गए, जो लास्ट लकड़ी बचेगी जिसे आप अब और तोड़ नहीं सकते, दैट इज इनडिवाइजेबल, उसको किसी भी मैटर का वो मॉलिक्यूल, वो पार्टिकल जिसे आप आगे तोड़ नहीं सकते, ठीक है, उसको मैं बोलता हूं एटम। यानी कि सभी मैटर, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। यानी कि जितने भी मैटर है वो सबसे छोटे 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 उन पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें मैं एटम कहता हूं। जनरली एटम इतना छोटा होता है कि वो हमें दिखाई नहीं देता, और इतना छोटा यानी कि हमने क्या कहा, जिसे और आगे नहीं तोड़ा जा सकता, यानी कि इनडिवाइजेबल हो, ठीक है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक इन ऑल एस्पेक्ट्स। Atoms of different element combine in fixed ratios to form compounds. Atom can neither be created or destroyed. अब बात क्या है कि एटम सबसे छोटा है, ठीक है। अब वो एग्जिस्ट ही करता है, वो कहता है एटम को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही उसको और आगे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। और एक एलिमेंट के सभी एटम एक जैसे होते हैं। एक एलिमेंट, जब मैं एक एलिमेंट की बात कर रहा हूं, वन एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके सभी एटम्स एक जैसे होते हैं। वो छोटे 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 सेम पार्टिकल से मिलकर बना होता है कोई भी एक एलिमेंट, जिसे मैं एटम बोलता हूं। लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स के एटम अलग अलग होते हैं, और वो जब अलग अलग तरीके से मिलते हैं एक फिक्स रेशियो में, तो कंपाउंड बनाते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या है, उसने कहा क्या कि ये इनडिवाइजेबल है। उसने क्या कहा, ये इनडिवाइजेबल मतलब एटम को आप और आगे नहीं तोड़ सकते। लेकिन बाद में जब रिसर्च और आगे हुई, साइंस और आगे गई, तो उसने, जब साइंटिस्ट ने कहा एटम भी 3 छोटे छोटे पार्टिकल से बनकर बना होता है, एटम को भी 3 सब डिवाइडेड पार्टिकल्स में तोड़ दिया गया, जिस तीनों का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसने कहा एटम को और आगे तोड़ा ही नहीं जा सकता, एटम ही वो लास्ट पार्टिकल है जिसे और आगे नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने इसको आगे 3 पार्टिकल्स में तोड़ दिया, इसका मतलब वो गलत था, ठीक है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कैन समहाउ डिफर फ्रॉम इच अदर, ठीक है। बाद में जब रिसर्च चली, तो एक ही एलिमेंट्स के एटम अलग अलग तरीके के कुछ मिल रहे थे, लेकिन कई बार मिल रहे थे, तो ये एक उसकी जो थ्योरी थी उसकी एक ड्रॉबैक है। आखिर क्यों, ठीक है, उनका अलग रीजन है, क्या है हम देखते हैं, ठीक है। अब एटम हमने जान लिया, और एटम के बारे में भी और अच्छी तरीके से हम जानेंगे। अब हमें जनरली आप सब घर में चाय बनाते हो, ठीक है, मेकिंग ऑफ टी के बारे में बात करते हैं। चाय बनाते हो आपके घर में, मम्मी जो भी चाय बनाते हैं, तो हमने पहले यहां पर इसमें टी डाली, मिल्क डाला, वाटर डाला, और भी प्लस में जो भी एक्स वाई डाला। अब इसको बाद में हम हीट करेंगे, और ये फाइनल में हम टी बन जाएगी, ठीक है। टी बन गई, ये टी बनने की प्रोसेस। फिर कर्ड बनने की प्रोसेस क्या है, दही बनने की। हम क्या, एक ल्यूक वार्म मिल्क लेते हैं, उसमें थोड़ा सा कर्ड डालते हैं, और ये उसको हॉट कंडीशंस पर रख देते हैं, मतलब रख देते हैं थोड़ा हॉट कंडीशंस पे, तो वो सुबह तक उठते हैं तो हम देखते हैं कि कर्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ये जो प्रोसेस थी इसको मैं केमिकल रिएक्शन बोलता हूं। इसको मैं क्या बोलता हूं, केमिकल रिएक्शन। जिसमें क्या, जैसे कि चाय वाले में
इसमें मैंने टी, शुगर, मिल्क वगैरह डाले, जिसमें इन सब ने मिलकर के एक टी बना दी। यानी कि ये सब आपस में रिएक्शन करके, इन सब ने आपस में रिश्ता वगैरह बिठा के जो भी किया, इन सब के बीच में जो भी रिएक्शन हुई, उन सब के बाद मुझे टी प्रोडक्ट के रूप में मिल गया। तो ये प्रोसेस है बाय विच सम सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। मतलब कुछ सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, और जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उनको मैं रिएक्टेंट्स बोलता हूं, और जो नया बनता है उसे मैं प्रोडक्ट बोलता हूं। ठीक है, रिएक्शन क्या, एक प्रोसेस है जिसमें कुछ सब्सटेंस मिलकर के एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, और जो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं उनको मैं क्या बोलता हूँ, रिएक्टेंट, और जो सब्सटेंस बनते हैं उनको मैं प्रोडक्ट बोलता हूँ। दोनों ही, और दो एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। जैसे कि एक रिएक्शन लेता हूं मैं, A प्लस बी दोनों मिलकर के दो प्रोडक्ट बना रहे हैं C प्लस डी। ठीक है, ये रिएक्शन को मैं एरो से दर्शाता हूँ, यहाँ पर मैं एरो से इसको व्यक्त करता हूं। तो A प्लस बी ये दो मेरे क्या है, रिएक्टेंट है, और ये है मेरे प्रोडक्ट्स, ये दोनों मेरे क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब केमिकल रिएक्शन भी कुछ रूल्स फॉलो करती है, उन रूल्स के वगैरह तो बात जमेगी नहीं, क्योंकि कुछ रूल्स में कुछ जो रूल्स है वो जरूरी होने भी चाहिए। तो देयर आर सर्टेन सेट्स लॉ दैट ओबेड बाय ऑल केमिकल रिएक्शंस। These laws are given by Lavoisier और जोसेफ नाम के साइंटिस्ट ने ये रूल्स दिए हैं। रूल क्या है, पहला है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कहने का मतलब ये था कि अगर मैंने चाय बनाई, मैंने इसमें जितना मास डाला है उतने ही मास की मेरे पास चाय बननी चाहिए, तभी वो एक सही केमिकल रिएक्शन होगी। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल जब भी रिएक्शन करते हो आप, फॉर एग्जांपल आप रिएक्शन करते हो, तो इधर जितना मास आप डालोगे उतना ही मास मुझे वापस मिल जाना चाहिए। यानी कि ना तो बीच में कोई एडिशन हो सकता है और ना ही सब्सट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, मतलब ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है और ना ही कुछ नया बनेगा। जितना डालोगे वही आपस में रिएक्ट करके कुछ नया बना लेंगे, मास सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये मेरे पास रिएक्शन थी, ये रिएक्शन बनी, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर के क्या बनाया, 2 मोल। यानी कि इस 2 का मतलब मैंने 2 H2O बनाया। अभी बस इतना याद रखो, आगे हम मोल के बारे में भी देखेंगे। 2 H2O बनाए, तो इनका मैं मास चेक करूं तो यहां पर, ठीक है, और यहां ऑक्सीजन के जो एक एटम का मास होता है वो 16 होता है। ठीक है, तो यहां पर 16 इंटू 2 32 32, और यहां पर इसका 2 प्लस में हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका 16 इंटू 2 कितना होता है, 32 प्लस 4, और इधर 18 इंटू 2 यानी कि 36, और ये भी 36। यानी कि ये एक सही केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ जितना मास डाला है आपने उतना ही नया मास मिल गया। ठीक है, और ये इसमें रिएक्टेंट्स जितने मास के मिले उतने ही मास का मुझे प्रोडक्ट मिल गया। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, यानी कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दैट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। फिर दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू इट इन अ केमिकल सब्सटेंस the same elements are always present in definite proportion by mass and volume irrespective of the method of preparation involved। हम किसी भी चीज का जब प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें सारे एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे CO2 बनाना है, ये तभी बनेगा जब मैं C का 1 लूं और 2 ले लूं ओके, यानी कि C का 1 एटम ले लूं और 2 एटम मैं O के ले लूं, तभी बनेगा मुझे CO2। अगर जब मैं मास की बात करूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मास की बात करूं, तो जो C का 12 होता है और इस O2 का 32 होता है, तो यानी कि मास भी 3:8 में होना चाहिए। एक फिक्स रेशियो में ही मिलेंगे तभी कोई खास प्रकार की चीज बनेगी। अगर जैसे फॉर एग्जांपल
अगर रेशियो गड़बड़ा जाता है तो एक नया मॉलिक्यूल बन जाएगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जो जैसे वैसे एग्जिस्ट नहीं करता है डायरेक्टली, कोई करे या ना करे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कर रहा है, अगर मैं CO3 यानी कि 1:3 में ले लूँ, ठीक है, वैसे कार्बोनेट एग्जिस्ट करता है जिस पर चार्ज होता है, यहाँ पर आपके वो चर्चा में नहीं है। मैं कहने का मतलब यह है कि जब तक 1:2 में मिलेगा तब तक CO2 बनेगी। अगर रेशियो गड़बड़ हुआ तो वो CO2 नहीं बनेगी, वो कुछ और ही बनेगा। और अगर CO2 बनाना है तो ये रेशियो लाना ही पड़ेगा 1:2। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एटम की। एटम के बारे में हम बात कर सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि सबसे पहले जो एटम की बात है कि वो आगे और किसी में नहीं तोड़ा जा सकता या उसका आगे किसी पर डिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, बाद में रिसर्च चली तो वो 3 अंदर के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल गए, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। लेकिन एटम का यही इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यही डेफिनेशन रहेगी। एटम है वो बहुत साइज में बहुत छोटे होते हैं और जो साइज है वो नैनोमीटर में मापते हैं, इसको बोलते हैं नैनोमीटर। नैनोमीटर में मेजर करते हैं और 1 नैनोमीटर वो होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। अगर एंगस्ट्रॉम आ जाए, इसको मैं एंगस्ट्रॉम बोलता हूँ, वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, ये 1 नैनोमीटर क्या होता है 10 में इतना छोटा होता है कि 10⁻⁹ तक जाना पड़ता है मुझे। ठीक है, अब एटम की बात कर चुका हूं। अब एक्चुअली किसी भी एलिमेंट को मुझे बताने के लिए, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, जब मैं आपका पूरा चैप्टर पढ़ूंगा तो मैं हर बार हाइड्रोजन हाइड्रोजन पूरा थोड़ी लिखूंगा। मैं इतना बड़ा नाम लिखूंगा हाइड्रोजन, मैं इतना बड़ा नाम लिखूंगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इतने बड़े नाम लिखकर मैं इतना टाइम थोड़ी लगाऊंगा। मैं क्या करता हूं, सिंबल यूज में लेता हूं। सिंबल यूज में लेता हूं कि भाई साहब हाइड्रोजन को मैं किसी एक सिंबल से बता दूंगा कि हाइड्रोजन मेरा H है, कि मैं अब पूरे आगे चैप्टर में पूरी साइंस में जब भी H लिखूंगा तो मैं उसका मतलब हाइड्रोजन ही समझूंगा। अब जब भी मैं N लिखूंगा मैं उसका मतलब नाइट्रोजन ही समझूंगा, और जब भी मैं O लिखूंगा तो मैं उसका मतलब ऑक्सीजन ही समझूंगा। यानी कि हर साइंटिस्ट को अब जब मैं H बोल दूंगा तो वो समझ जाएगा कि हाइड्रोजन है। यानी कि ये पूरी साइंस की भाषा है, साइंस ने सिंबल बनाए। लेकिन अब जैसे कि हर देश में, हर कंट्री में अलग अलग साइन बना सकते हैं। मेरे को हाइड्रोजन में H इजी लग रहा था, किसी ने हाइड्रोजन को अपने हिसाब से वहां की भाषा में, फॉर एग्जाम्पल उसने XYZ कुछ भी रख लिया, तो अलग अलग जब मैं H बोलूंगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो पूछेगा कौन सा एलिमेंट है। तो इंटरनेशनल एक यूनियन है जिसने क्या पूरी दुनिया के लिए ही कुछ फिक्स सिंबल्स रखे। उसने कहा अब हाइड्रोजन को H ही देखेगी पूरी दुनिया, जहां भी साइंस पढ़ेगी हाइड्रोजन को H ही बोलेगी। उस संस्थान का नाम है IUPAC, जिसके इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब वो क्या कहती है, उसने एलिमेंट्स के नेम कुछ हिसाब से बनाए। उसने कहा सिंबल इफ एन एलिमेंट इज आइदर द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट और द फर्स्ट 2 लेटर ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं हाइड्रोजन की, बात की मैंने, उसने क्या कहा भैया पहला वर्ड आएगा या फिर, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन की बात की मैंने Ni। ठीक, अब मान लो नियोन आ गया, अब नियोन का भी N है, इसका भी N है, तो नियोन का उसने कहा कि आप N के आगे E लिख दोगे तो मुझे पता चल जाएगा नियोन होगा। लेकिन ये कह रहा है कि अगर 2 लेटर लिखो तो हमेशा याद रखना पहला बड़ा लिखोगे, छोटा वाला छोटा। अगर आप ये लिखते हो तो इसका कोई सेंस नहीं है, पहला बड़ा दूसरा छोटा, ये एक एलिमेंट का सिंबल होगा। ठीक है, कुछ एलिमेंट जैसे कि मैंने आपको बोला सोडियम, सोडियम बोला मैं, इसका लिखो तो कहा कि S, ठीक है, SO लिखा किसी, तो ये नहीं है। सोडियम का जो लिखा जाता है वो Na लिखा जाता है। पोटेशियम उसका K लिखा जाता है। इसी तरह गोल्ड का होना G चाहिए लेकिन लिखा AU जाता है। कुछ
कुछ एलिमेंट्स का नाम उनके कुछ एलिमेंट समटाइम्स द सिंबल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन नेम ऑफ एलिमेंट। कुछ एलिमेंट्स का नाम उनके लैटिन नेम के बेस पर रखा गया है। आपको घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अभी तक सिर्फ 118 ही एलिमेंट है, उनमें से कुछ का नाम है और वो यहाँ पर दे रखा है, तो आराम से आपको पता चल जाएगा। और रोज रोज जब आपके सामने आते रहेंगे तो आपको इससे कोई ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। जैसे कि अब ये नाम क्या क्या है वो बता देता हूं मैं। एंटीमनी का नाम एस भी रखते हैं क्योंकि उसका लैटिन नाम स्टीबियम है। कॉपर का सीयू रखा जाता है क्योंकि उसका लैटिन नाम क्यूप्रम है। गोल्ड का एयू रखा गया क्योंकि उसका लैटिन नाम ओरम है। आयरन का एफी रख गया क्योंकि इसका फेरम है। और पीबी लेड का पीबी रखा गया क्योंकि यहाँ प्लम्बम है। मरकरी का एचजी क्योंकि यहाँ हाइड्राग्रम है। और यहाँ के का केलियम है, एजी का अर्जेंटम, सोडियम का नेट्रियम, एसएन का टिन का स्टेनम, वोल्फ्रेम, टंगस्टन, डब्लू। ठीक है, तो ये इनके नाम इनके लैटिन नाम के बेस पर रखा गया जो आपको याद करना है। अब आपको जैसे कि कुछ नाम तो हमेशा, जैसे लिथियम है तो उसका Li है, बेरिलियम भी, हमेशा याद रखना। आज आप 9th क्लास में हो, 30 एलिमेंट तक जो आपके सामने दे रखे हैं वो आपको याद ही होने चाहिए। 30 तक तो आपको 30 एलिमेंट्स आपको कंठस्थ होने चाहिए, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इस तरह से आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि 30 एलिमेंट तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाते हैं तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और याद कर लोगे तो आगे धीरे धीरे आपको मजेदार भी लगेगा। अब बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास, अब मास देख रहे हैं तो हमने क्या किया, कोई एक एलिमेंट ले लिया, जो फॉर एग्जांपल पहले मैंने हाइड्रोजन लिया, मैंने उसका मास पता कर लिया, मैंने उसका मास पता किया, उसका मास 1 है। अब मैं उसके हिसाब से, जैसे ही मेरे पास हीलियम आया, लिथियम आया, जो भी आया मेरे पास, मैंने कहा कि इसका मास अगर x है तो इसका 4 गुना है, x गुना है। ठीक है, हाइड्रोजन का फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का 16 है तो यानी कि ये H का 16th गुना ज्यादा है, मल्टीप्लाई ऑफ 16th मल्टीप्लाई H का है इसका ऑक्सीजन का। ठीक है, इसी हिसाब से रखेंगे। कार्बन का 12th ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरह से मैंने रखा। लेकिन हाइड्रोजन में मेरे प्रॉब्लम ये हुई कि बाद में हाइड्रोजन के कुछ 2 में भी मिले, हाइड्रोजन का कई जगह मुझे 2 भी मिला, कई जगह मुझे 3 मिला, या फिर अलग अलग मास मिले। वो अलग अलग मास क्यों मिले उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, उनको आइसोटोप बोलते हैं उनके बारे। लेकिन अलग अलग मिल गए तो मैं अब फिक्स नहीं कर सकता कि हाइड्रोजन का 1 था या 2 था या 3 था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक अलग एलिमेंट ले लिया, मैंने कार्बन ले लिया जिसका मास 12 था। अब मैंने फॉर एग्जांपल, अब हाइड्रोजन का अगर मुझे 1 बताना है, मतलब कि 1/12 ऑफ कार्बन। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम का मुझे 23 बताना है तो यानी कि जो भी है, इट मीन्स दैट सोडियम इज 23 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, इसी तरह से सारे एलिमेंट्स को मैं कार्बन के बेसिस पर निकाल सकता हूं। बाद में कार्बन के एक आइसोटोप में मिला जिसमें कुछ जगह उसका मास 14 मिला, तो वो बाद में अलग से देखा गया, लेकिन हम यहाँ पर 12 ही लेंगे अधिकतर जगह पर। ठीक है, बाद में बात करते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? ठीक है, एक्चुअली जो एटम होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल को हमने मैटर जब पहला चैप्टर पढ़ा था तो उसे और बेसिस पर पढ़ा था। हमने क्या कहा था, ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड व्हिच इज एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कई बार कुछ का डायरेक्ट जो सिंपल एटम है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो आपस में मिलकर के कोई मॉलिक्यूल बना लेता है जो कि एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो कि मिलकर के पूरा आगे
मैटर बनाता है तो उसे मैं मॉलिक्यूल बोलता हूँ। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, O2 है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल बन जाते हैं एग्जिस्ट। अब एटॉमिसिटी क्या है, जैसे मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस में 4 प्रेजेंट है, P4 के रूप में रहता है फॉस्फोरस, तो उससे मैं टेट्रा एटमिक बोलूंगा। सल्फर 8 के रूप में रहता है तो उसे मैं पॉली एटमिक, जितना भी नंबर है, जैसे कि नाइट्रोजन 2 के रूप में रहता है N2 के रूप में, तो उसे मैं डाई एटमिक बोलता हूँ, ठीक है। बात करते हैं कंपाउंड। मॉलिक्यूल में तो ठीक है, मतलब एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली छोटा, लेकिन कंपाउंड बाद में एक नई टर्म आई जिसका मतलब क्या है कि दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा के एटम आपस में कंबाइन होके, वो भी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, मास एंड वॉल्यूम, इट फॉर्म्स ए कंपाउंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल H2O है, तो यहां पर एक फिक्स रेशियो में 1:8 में इनका मास है और 2:1 में इनका काउंट है, एटम काउंट, तो उसमें ही जब मिलेंगे तो एक कंपाउंड बनता है जिसे मैं कंपाउंड कहता हूं, यानी कि एटम जब फिक्स रेशियो में आपस में मिलते हैं उसे मैं कंपाउंड बोलता हूं, ठीक है। जैसे कि बात करता हूं द एटम दैट बियर, अब बात करते हैं एटम की थोड़ी। अब देखो एटम है ना, कोई भी एटम, वो 3 पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, एक को मैं बोलता हूँ प्रोटॉन, एक को मैं बोलता हूँ न्यूट्रॉन, एक को मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, ये होता है जीरो चार्ज यानी कि न्यूट्रल, ये होता है पॉजिटिव। अब जनरली एटम जो नेचुरल है न्यूट्रल है, ठीक है, और न्यूट्रल में ही देखता हूं मैं, तो न्यूट्रल के अंदर क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर होता है न्यूट्रल एटम में। अब मान लो बाय चांस मैंने एक नेगेटिव बढ़ा दिया या एक पॉजिटिव बढ़ा दिया, तो दोनों चांस में अगर पॉजिटिव बढ़ाऊंगा तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर नेगेटिव बढ़ा दूंगा तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को मैं बोलता हूं कैटायन और इसको बोलता हूं मैं एनायन, ठीक है। अब एटम और आयन में क्या फर्क है वो देखता हूं। न्यूट्रल है तब तक एटम है, न्यूट्रल है तब तक तो एटम है, और अगर उस पर चार्ज आ गया तो वो क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा, ठीक है। आयन क्या है, वो एटम जब उस पर चार्ज आ जाए, एटम दैट बियर्स चार्ज इज कॉल्ड, जैसे ही चार्ज आ गया वो आयन हो जाएगा। आयन दो तरह के होते हैं, एक को कैटायन होता है, एक एनायन होता है। कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, जिसके अंदर पॉजिटिव ज्यादा हो नेगेटिव से, ठीक है, जैसे कि Na के ऊपर पॉजिटिव, इसका मतलब सोडियम के अंदर अब जो अंदर काउंट है वो पॉजिटिव नेगेटिव से ज्यादा है, ठीक है, इसलिए उस पर प्लस चार्ज आ रखा है। वहीं अगर सल्फर पे नेगेटिव मैंने 2 लिख रखा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मोर देन प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। -2 मतलब 2 माइनस के ज्यादा है, +1 मतलब 1 प्लस का ज्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी फिलहाल तुम्हारे लिए अभी ये समझो कि जितना भी चार्ज होता है, ठीक है, जितना भी यहाँ पर जितना भी चार्ज है ये वैलेंसी, और ये कुछ की फिक्स ही रहती है, ठीक है। जैसे कि H हमेशा प्लस में रहता है, +1 में, ठीक है, Na +1 में, NH4, जैसे कि आप देखो अभी कितनी वैलेंसी है वो चार्ज पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन +1 की है तो उसके चार्ज 1 है, वैलेंसी उसकी +1, ठीक है। सोडियम +1, Cl- की -1, ठीक है। इसी तरह O3- -3 चार्ज है 2, ठीक है। चार्ज पर डिपेंड करती है कि उसकी वैलेंसी कितनी है, जितना भी चार्ज हो, ठीक है। वैलेंसी वैसे होती क्या है बता देता हूं। कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करता है, ठीक है, तो वो जितने इलेक्ट्रॉन्स का भी लेन देन करेगा वो उसके ऊपर चार्ज के रूप में बैठा रहेगा, ठीक है। तो आप उससे बता सकते हो कि उसकी वैलेंसी क्या है। अब क्या आता है केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब केमिकल फॉर्मूला क्या है, कोई भी कंपाउंड मेरे पास पड़ा है, जैसे कि अब कोई भी कंपाउंड दो मिलके बना, जैसे कि H2O है, यानी कि HO मिलके बना, एक H+ के रूप में रहता है, एक -2 के रूप में रहता है, ये दोनों मिलकर के
H2O बना रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो फॉर्मूला है दोनों का साथ में मैं H2O लिखता हूं, वो कैसे बना आपको भी, तो इसके लिए मैं क्रिस क्रॉस मेथड यूज में लेता हूं, उससे फॉर्मूले कैसे बनते हैं देखो, जरा ध्यान से देखना। जैसे कि उसमें मैंने यूज में क्या लिया, H प्लस लिया, O-2 लिया, तो ये क्रिस क्रॉस मेथड क्या है, जैसे कि यहाँ H लिख दो, ये जो इसके ऊपर का चार्ज है वो इसके पैरों में रख दो, और यहाँ पर O है, O के यहाँ पर 1+1, ठीक है। चार्ज यहाँ पर साथ में नहीं रखना है, तो काउंट रखनी है सिर्फ, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये यहाँ फॉर्मूला बन गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, AlCl3, यानी कि मेरे पास क्या था, Al+3 Cl-1, क्रिस क्रॉस कर दिया, Al उसके कदमों में 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं, फिर Cl के पैरों में 3 आएगा, जिसे मैंने लिख दिया AlCl3। जैसे कि CO2 की बात करूं, ठीक है, CO2 का अलग है, उसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है। NH4Cl की बात कर देते हैं, NH4 + Cl-, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों के ही एक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि CO2 की बात करोगे ना, CO2 की, तो O-2 रखता है, लेकिन ऑक्सीजन कार्बन 4 रखता है काउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ये कैंसिल हो गया, तो CO2 आ गया, ठीक है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ऐसे कई मॉलिक्यूल है, H2S, H+, S-2, यानी कि H2S, ऐसे हर मॉलिक्यूल का बना सकता हूँ। H2S CO2 ये बहुत इजी है, AlCl3 NaCl वगैरह का बनाओ तो काफी अच्छा लगे, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है कंपाउंड का पूरे का, उसमें कितने मिले हुए हैं, जैसे कि वाटर, सो if we say that water is represented as H2O, we get the following information, यानी कि H2O वाटर को रिप्रेजेंट करता है, H2O एक वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, H2O के अंदर क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, इसमें 18 ग्राम होता है H2O, और ठीक है। अब बात करेंगे मोल क्या होता है उसके बारे में, उसके बाद ये लास्ट पॉइंट आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर मास परसेंटेज की, जैसे कोई एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल H2O ही ले लेता हूं, ठीक है, उसमें किसी खास एटम का मुझे मास परसेंटेज निकालना, कैसे निकालोगे बात करेंगे कि मास परसेंटेज इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ ए सब्सटेंस, whose percentage is to be calculated to the total mass of substance multiplied by 100, बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल मार्कशीट कुछ ऐसे है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, जो भी है, फॉर एग्जाम्पल। अब इसके कुछ ना कुछ मार्क, अब मैं कह दूं कि साइंस के परसेंटेज निकालूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, साइंस अपॉन में टोटल मार्क्स इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, ये आपके परसेंटेज निकल जाएंगे, ठीक है। इसी हिसाब से अगर मैं ये बोलूं कि H2O है, इसका H का मास 1 है, टोटल मास 18 है, ठीक है, और टोटल है ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है, फॉर जो भी। अब मैं कहूं कि इसका मुझे मास रेशियो निकालना है, परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज, तो मैं 16 ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकाल रहा हूं, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो 16 अपॉन में 18 इंटू 100, ये उसका परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी तरह के सवाल बहुत सारे मॉलिक्यूल ले सकते हो तुम, जैसे कि NH4Cl ले सकता हूँ, यहाँ पर इसका 35.5 होता है, ये सवाल में दिया हुआ होता है, इसका 4 हो ही गया, और इसका 14 होता है। तो आप में से अगर इसका निकालना हो तो इधर टोटल कर दो, इंटू 100 कर दो, ये मास परसेंटेज निकालने का तरीका है, ठीक है।
उसका मास परसेंटेज कैसे, जैसे आप मास ऑफ ए निकाल रहे हो, जैसे कि Ab2 कंपाउंड है कोई, उसमें आप मास ऑफ ए निकाल रहे हो मास परसेंटेज, तो मास ऑफ ए टोटल मास इनटू 100, ये क्या आएगा, मास परसेंटेज ऑफ ए इन Ab2। ठीक है, आगे चलते हैं मोल कंसेप्ट। देखो मैंने क्या किया भाई, अब एटम तो बहुत छोटा होता है, मुझे दिखता भी नहीं, और एटम की मैं हर बार, एटम बहुत छोटा होता है, मतलब एटम को मैं हर बार अपने साथ कैलकुलेशन में नहीं लिए घूम सकता। तो मैंने क्या कहा, मैंने एक फिक्स वैल्यू रख ली, मैंने कहा मेरे पास एटम को जो मापने का साधन है वो मोल है। उसने कहा मोल क्या होता है, कि मोल के अंदर मैंने क्या लिया, मोल के अंदर मैंने क्या लिया, फॉर एग्जाम्पल यहां देख लो आप, मैंने 1 मोल, जैसे कि H2O का मैंने क्या लिया, 1 मोल लिया। अब मोल के अंदर मैं क्या ले रहा हूं, मोल के अंदर मैं क्या ले रहा हूं, इनटू में, यहां कुछ मिस्टेक नहीं, ये 23, ठीक है। मोल के अंदर मैंने इतने एटम्स को काउंट करके रखा है, लेकिन मैंने इतने एटम्स को काउंट करके मैंने एक मोल बना लिया। अब अगर इसका डबल हुआ तो मैं 2 मोल बोल दूंगा, इसका ट्रिपल हुआ तो 3 मोल बोल दूंगा। मोल का मतलब समझने की कोशिश करो, यानी कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एंटिटीज को मैंने क्या एक साथ मोल बोल दिया। ठीक है, इसको मैं एवोगाड्रो नंबर बोलता हूं। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर बोलता हूं। ठीक है, मोल क्या है, हमने एक फिक्स मास को मापने की एक वैल्यू मिल गई। अब मोल निकाले कैसे जाते हैं, फॉर एग्जांपल मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन में एटॉमिक मास। अब मैं डायरेक्ट मोल को काउंट है ये मोल, और मोल को डायरेक्ट एटॉमिक मास से ही कैसे रिलेट कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। इस मोल से जुड़ी हुई आगे हम मोल कंसेप्ट में सीखेंगे। अभी आपके पास क्या है कि मोल क्या होता है, एक मोल में मैंने कुछ एटम्स की एंटिटीज ली गिन करके, मैंने कहा ये एक मोल है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक सवाल दे रखा है आपको, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम दे रखा है मुझे सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ठीक है, यहाँ आपको सिंबल डायरेक्ट समझ में ना आए, मैं लिख देता हूँ, क्योंकि उसने भी नाम ही लिखा है सोडियम कार्बोनेट, और फिर है एथेनोइक एसिड, 6 ग्राम में है एथेनोइक एसिड, और फिर ये तो रिएक्टेंट्स है, यानी कि ये रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्टेंट्स है, और इधर ये दोनों बन रहे हैं, यानी कि अगर मैं ऐसे बात करूँ तो ये तो है 5.3 और ये है 6 ग्राम। अब सामने क्या बन रहा है, 0.9 ग्राम वाटर बन रहा है, जो भी है 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, और 8.2 ग्राम क्या है, सोडियम एथेनोएट बन रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मास कंजर्वेशन का रूल यहाँ आपको सिद्ध करना है या बताना है। ठीक है, तो आप टोटल मास यहाँ का कर लो, 6 5 11 11.3, और यहाँ से कर लो 8 2 10, ठीक है, प्लस में 0.4 और 9 4, तो 1.3, ये 11.3, ये बराबर आ रहा है, मतलब मास कंजर्वेशन रूल लागू हो रहा है। ठीक है, हैंस प्रूव। ठीक है, ये रहा इसका सॉल्यूशन जो भी है। फिर आज का ये चैप्टर होता है हमारे ख़त्म। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसी तरह हम चलते रहेंगे। ये चैप्टर 3 क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप सॉल्व करना, बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो पूछना। थैंक्स।